हेलो एवरीवन। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉट इनकम मांगा के अगले कुछ चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेडालिन ने इयान को लेकर अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उनकी इस जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद भी इयान अभी भी मुस्कुराना जानता था और मेडालिन इयान को ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। इसलिए मेडालिन अपने मन में इयान से कहती है कि इयान, जितना तुम्हारा मन करे तुम उतना मुझ पर हंस सकते हो, और मेरी इस बात के लिए मुझे एक बेवकूफ औरत भी समझ सकते हो, लेकिन अब मैं अपने लिए हुए एक भी फैसले के लिए पछताना नहीं चाहती हूँ। इयान से अपने मन में ऐसे कहने के बाद मेडालिन कर्नल एलिंगटन से कहती है कि लेकिन मेडालिन ने अभी सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी कर्नल एलिंगटन के चेहरे की मुस्कान उड़ जाती है, मानो उसे पहले से ही अंदाजा हो गया हो कि मेडालिन उससे आगे क्या कहने वाली है। फिर मेडालिन झुककर कर्नल एलिंगटन के सामने खड़े हुए अपनी आंखें बंद किए कर्नल एलिंगटन से कहती है कि मैं सच में ठीक हूँ। कर्नल एलिंगटन ने थोड़ी देर पहले मेडालिन को अपना ऑफर देने से पहले मेडालिन से पूछा था कि क्या वो ठीक है, और इस वक्त मेडालिन कर्नल एलिंगटन के उसी सवाल का जवाब दे रही है कि वो ठीक है। कर्नल एलिंगटन से ऐसा कहने के बाद मेडालिन अपने मन में अपने आप से कहती है कि हाँ, जिस तरह से कर्नल एलिंगटन ने हमारी पिछली जिंदगी बर्बाद की थी, उन सब बातों का हमारी इस जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सोचकर मेडालिन अपनी आंखें खोलती है और फिर इयान के बारे में सोचते हुए अपने आप से कहती है कि ये मेरा फैसला है और इस बार मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। ये सब सोचकर मेडालिन कर्नल एलिंगटन को नहीं में अपना जवाब बताकर उसके साथ काम करने के ऑफर को रिफ्यूज कर देती है। मेडालिन का जवाब सुनने के बाद कर्नल एलिंगटन मेडालिन से पूछता है कि क्या वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करके यहाँ से उसके साथ चलने के लिए इसीलिए मना कर रही है क्योंकि वो सच में ऑल इयान नॉटिंघम पर तरस खाती है। कर्नल एलिंगटन की ये बातें सुनकर मेडालिन की हंसी छूट जाती है और ज्यादा हंसने की वजह से उसकी आंखों में पानी आ जाता है। फिर मेडालिन अपनी आंखों में आए हुए पानी को पोंछते हुए कर्नल एलिंगटन से कहती है कि तो क्या आप सच में मुझे उस न्यूज आर्टिकल की वजह से टीज करना चाहते हैं? पर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेडालिन की ये बातें सुनकर कर्नल एलिंगटन थोड़ा उदास होकर मेडालिन से कहता है कि प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। कर्नल एलिंगटन की ये बातें सुनकर मेडालिन थोड़ा खुश हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कर्नल एलिंगटन की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि हाँ, आखिरकार क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। कर्नल एलिंगटन से ऐसे कहने के बाद मेडालिन उसे बाय करती है और फिर वहां से जाने लगती है। पर मेडालिन की बातें सुनने के बाद कर्नल एलिंगटन अभी भी चुपचाप उसी जगह पर खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मेडालिन वहां से थोड़ा दूर चली जाती है तो कर्नल एलिंगटन अपनी पॉकेट में से सिगरेट का एक बॉक्स निकालता है और फिर उस बॉक्स में से एक सिगरेट निकालकर जलाते हुए अपने आप से कहता है कि वो कभी भी मेरे प्रति अपनी नफरत को मुझसे नहीं छुपा पाई। ये कहकर कर्नल एलिंगटन आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है कि ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसे कहकर कर्नल एलिंगटन अपने मन में कहता है कि इतने सालों में एक नर्स बनने में मेडालिन ने जो प्रोग्रेस दिखाई है वो सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली है।
पर प्रॉब्लम ये है कि मडालिन एक बहुत ही नरम दिल इंसान है। मेडिकल स्टाफ को हमेशा अपने और अपने मरीज के बीच फासला रखना चाहिए, लेकिन मडालिन ऐसा कभी भी नहीं कर पाई। कॉर्नेल एलिंगटन कहता है कि एक वक्त था जब मुझ में भी मडालिन जैसा ही कंपैशन था, लेकिन जब मैं बैटलफील्ड में घायल लोगों के शरीर में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए उनके हाथ पैर काटने पर मजबूर हो गया, तब उस वक्त वो कंपैशन मेरे काम के बीच आ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से मुझे मेरा काम करते वक्त अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हुई। और इसी वजह से मैं ये कभी भी नहीं कह पाया कि मडालिन एक आइडियल नर्स है। फिर वहां से जाती हुई मडालिन को देखते हुए कॉर्नेल एलिंगटन अपने मन में कहता है कि क्योंकि हम जल्दी ही ये नॉटिंघम मैनर छोड़कर जाने वाले हैं, इसीलिए मेरी और मडालिन की आज एक दूसरे से कही हुई ये बातें शायद हमारे बीच की आखिरी बातचीत होगी। यह सब सोचने के बाद कॉर्नेल एलिंगटन नॉटिंघम मैनर की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपनी जिंदगी में पहले भी कभी कहीं एक दूसरे से मिले हैं। इन सब बातों के बारे में सोचने के बाद कॉर्नेल एलिंगटन अपना चश्मा उतारता है और फिर सिगरेट पीते हुए नॉटिंघम मैनर की तरफ जाती हुई मडालिन की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। उस दिन हुई मडालिन और कॉर्नेल एलिंगटन की उस बातचीत के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। मडालिन हॉस्पिटल रूम्स की बेडशीट्स और पिलो कवर्स को धोने के बाद सुखाने के लिए डाल रही थी। तभी अचानक से मडालिन को इयान की बैसाखी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो मुड़कर उस आवाज की डायरेक्शन में देखने लगती है। तभी मडालिन को इयान उसके पास से ही गुजरते हुए दिखाई देता है। इयान वहां से जाते हुए मडालिन की तरफ देख रहा था, पर मडालिन के मुड़कर इयान की तरफ देखने की वजह से मडालिन और इयान की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। अचानक से इयान को वहां पर देखकर मडालिन एक पल के लिए थोड़ा सा घबरा जाती है। वहीं इयान थोड़ी देर तक मडालिन की तरफ देखने के बाद मडालिन से अपनी नजरें फेर देता है और फिर मडालिन से कोई बात किए बिना ही लंगड़ाते हुए अपनी बैसाखी के सहारे वहां से चला जाता है। इयान को इस तरह से बिना कोई बात किए वहां से जाते हुए देखकर मडालिन थोड़ा नाराज हो जाती है, पर तभी इयान का छोटा भाई एरिक मडालिन के पास आता है और फिर इयान को ऐसे वहां से जाते हुए देखकर एरिक मडालिन से कहता है कि वाओ, मेरा भाई इयान तुम्हें सच में कोल्ड शोल्डर दे रहा है। मतलब कि एरिक ने ऐसा नहीं सोचा था कि इयान मडालिन से बातचीत करना बंद कर देगा और फिर से मडालिन को इग्नोर करने लगेगा। एरिक की बातें सुनकर मडालिन उससे कहती है कि उसे अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहकर मडालिन फिर से कुछ धुली हुई गीली चादरों को उठाते हुए एरिक से कहती है कि वो कभी भी उन सब की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती है, यानी कि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से इयान और दुखी हो, और ना ही वो ये चाहती है कि उसकी वजह से एरिक और इयान एक दूसरे से किसी तरह की कोई बहस करे। पर मडालिन की ये बातें सुनकर एरिक थोड़ा चिढ़ जाता है और फिर मडालिन से कहता है कि परेशानी, और वो भी तुम्हारी वजह से। ऐसे कहकर एरिक मडालिन से कहता है कि मडालिन, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो। मडालिन से ऐसा कहने के बाद एरिक मडालिन के हाथ से वो गीली चादर छुड़ा लेता है और फिर उस चादर को सुखाने के लिए रस्सी पर डालते हुए मडालिन से कहता है कि तुम्हें इतना तेज बुखार है, पर लेकिन फिर भी तुम लगातार काम किए जा रही हो।
तुम अपनी सेहत से ज्यादा अपने मरीजों की सेहत का ध्यान रखती हो। पर एरिक की ये बातें सुनकर और उसे अपनी जगह पर काम करते हुए देखकर मैडेलिन उसे अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए रोकने की कोशिश करती है और फिर उससे कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर तभी अचानक से एरिक उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप से ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स की फिक्र है और इसीलिए अब भी तुम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही हो। एरिक की ये बातें सुनकर कि इयान की फीलिंग्स की परवाह करते करते मैडेलिन अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगी है, ये सुनकर मैडेलिन एक पल के लिए हैरान हो जाती है और फिर एरिक को काम करने से रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ाए हुए अपने हाथ को पीछे कर देती है। फिर एरिक बाकी सभी गीली चादरों को उठाकर एक एक करके रस्सी पर सुखाने के लिए डालने लगता है। वहीं मैडेलिन चुपचाप उसके पास खड़े हुए ये सब देखती रहती है। तभी एरिक मैडेलिन से कहता है कि मैडेलिन, इयान को लेकर इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉर ज्वाइन करना इयान का खुद का फैसला था और उससे भी बड़ी बात कि इन सालों में तुम और इयान लगातार एक दूसरे को खत भेजकर एक दूसरे से बातें करते रहे। मतलब कि भले ही मैडेलिन इयान को वॉर में जाने से नहीं रोक पाई, लेकिन फिर भी वो इयान से खतों के जरिए बातें करके इयान को हिम्मत देती रही। उसने इयान के लिए वो सब कुछ किया जो वो उसकी मदद करने के लिए कर सकती थी। इसीलिए उसे इयान की हालत को लेकर खुद को दोष नहीं देना चाहिए। पर यह बात जानकर कि एरिक मैडेलिन और इयान के इन इतनी सालों में एक दूसरे को खत भेजने की बात को जानता है, ये जानकर मैडेलिन थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है। तभी एरिक उन चादरों को सुखाने के लिए डालने के बाद मुस्कुराते हुए मैडेलिन से कहता है कि शायद क्योंकि इयान मुझसे और इज़ाबेल से बड़ा है, इसीलिए वो कभी भी हमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करता है। पर जहां तक वो इयान को जानते हैं तो उस हिसाब से उनका भाई ऐसे ही बिना किसी कारण इतने सालों तक खतों के जरिए किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए शायद इयान के मन में भी मैडेलिन को लेकर फीलिंग्स है, बस वो ये बात मानना नहीं चाहता है। ये सब कहने के बाद एरिक मुड़कर मैडेलिन की तरफ देखता है और फिर खुश होकर मुस्कुराते हुए मैडेलिन से कहता है कि मैडेलिन, तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे इयान के साथ होने की वजह से मैं कितना खुश हूँ। यानी कि एरिक ये बात जानता है कि मैडेलिन भी उसके भाई इयान के जितनी ही जिद्दी है और क्योंकि वो इयान को पसंद करती है और उसे बहुत अच्छे से समझती भी है, इसीलिए वो इतनी आसानी से इयान को नहीं छोड़ेगी। और क्योंकि सिर्फ मैडेलिन ही है जो इयान के बार बार कभी पास कभी दूर होने के नखरे झेलते हुए भी इयान के साथ रह सकती है और फिर से इयान की मुस्कान लौटा सकती है। इसीलिए एरिक मैडेलिन के इयान के साथ होने की वजह से बहुत खुश है। एरिक की बातें सुनकर मैडेलिन भी खुश हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए एरिक से कहती है कि तुम्हारे इतने काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू एरिक। मैडेलिन की बातें सुनकर एरिक हंसता है और फिर थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर मैडेलिन से कहता है कि वेल, हम दोस्त हैं, है ना? तभी एरिक को कुछ याद आता है, इसीलिए फिर वो मैडेलिन से कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ क्यों आया था। ऐसा कहकर एरिक मैडेलिन से पूछता है कि क्या तुमने इज़ाबेल को कहीं देखा? एरिक का सवाल सुनकर मैडेलिन थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर एरिक से पूछती है कि इज़ाबेल? इस पर एरिक थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर मैडेलिन से कहता है कि हमें आने वाली नॉटिंघम फैमिली की मीटिंग के लिए बहुत सी बातें डिस्कस करने को है, पर पता नहीं इज़ाबेल कहाँ चली गई है। एरिक मैडेलिन से कहता है कि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो कहीं उस चपड़गंज सोशलिस्ट जैचरी मिलॉफ से तो मिलने नहीं चली गई है। ये सब कहने के बाद एरिक इज़ाबेल की सार्केस्टिक बातें याद करके गुस्से में मैडेलिन से कहता है कि लेकिन अब इज़ाबेल मुस्कुराते हुए ताने मारना
और किसी बात को मानने से इनकार करना बहुत अच्छे से सीख गई है। इज़ाबेल की मीटिंग में ना जाने की बात को याद करके और उसकी हरकतों की वजह से एरिक बहुत गुस्सा था। वहीं एरिक की बातें सुनकर मैडेलिन थोड़ा नर्वस होकर अपने मन में अपने आप से कहती है कि इज़ाबेल ने मुझसे भी ऐसा कहा तो था कि वॉर खत्म होने के बाद वो अपने लवर जैचरी मिलोफ के साथ रहने चली जाएगी। ये सब याद करके मैडेलिन अपने आप से कहती है कि जहां तक मैं इज़ाबेल को जानती हूँ उस हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा करने का पक्का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी। जबकि मैं दूसरी तरफ इयान के पास जाकर उससे बात करने की भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। वहीं एरिक जो इज़ाबेल की मीटिंग अटेंड नहीं करने की बात को लेकर गुस्सा था, अचानक से मैडेलिन को ख्यालों में खोया हुआ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। पर तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है, इसीलिए वो मैडेलिन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर जल्दी से मैडेलिन के पास जाकर मैडेलिन को उसके कंधों से पकड़ते हुए खुश होकर मैडेलिन से कहता है कि मैडेलिन, क्या तुम कहीं चलकर ताजी हवा में सांस लेकर रिलैक्स होना चाहोगी? एरिक को अचानक से इस तरह से बिहेव करते देखकर और इतना खुश देखकर मैडेलिन थोड़ा हैरान थी, पर क्योंकि उसे एरिक की बातें समझ नहीं आती है इसीलिए वो एरिक से कहती है कि माफ करना, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर एरिक मैडेलिन को बताता है कि नॉटिंघम फैमिली की होने वाली जिस मीटिंग में जाने से इज़ाबेल ने इनकार कर दिया है, वो मीटिंग उनके कंट्री साइड के मकान कॉर्नवॉल में होने वाली है। एरिक मैडेलिन से कहता है कि कॉर्नवॉल का हमारा वो मकान समंदर के किनारे पर है और वो जगह देखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि उस जगह की खूबसूरती देखकर तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। उस जगह के बारे में बताने के बाद एरिक मैडेलिन से कहता है कि नॉटिंघम मैनर के इस हॉस्पिटल के बारे में फैसला लेने के लिए उनके सभी रिश्तेदार इस मीटिंग में आने वाले हैं, क्योंकि उन सब ने भी इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए पैसे दिए थे। और इसके अलावा इयान भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहां पर जाने वाला है। ये सब बताने के बाद एरिक खुश होकर मैडेलिन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि तो अब तुम बताओ मैडेलिन, क्या तुम भी हमारे साथ वहां पर चलना चाहोगी? इयान के साथ कंट्री साइड में जाने का मौका मिलने की वजह से मैडेलिन थोड़ा खुश थी, पर इयान के उससे नाराज होने की वजह से मैडेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस थी। तभी एरिक मैडेलिन के पास आकर मैडेलिन के दोनों हाथों को पकड़ते हुए खुश होकर फिर से मैडेलिन से पूछता है कि मैडेलिन, क्या तुम हमारे साथ कॉर्नवॉल चलना चाहोगी? तो आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।